हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो पशुओं में रोगाणु रोधी उपयोग में वैश्विक रुझान है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, विश्व व्यापार संगठन WTO, रोगाणु रोधी प्रतिरोध है AMR। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वह पशुओं में रोगाणु रोधी उपयोग में वैश्विक रुझान। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने पशुओं में रोगाणु रोधी उपयोग पर अपनी 7वीं रिपोर्ट जारी की है। यह वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की अवधि को कवर करती है। 157 प्रतिभागियों ने विश्लेषण के लिए WOAH को डेटा प्रस्तुत किया, लेकिन केवल 121 ने कम से कम एक वर्ष के लिए मात्रात्मक डेटा प्रदान किया। 74 प्रतिभागियों ने उपयोग के प्रकार और दवा की खुराक दिए जाने की पद्धति के आधार पर वर्गीकृत रोगाणु रोधी उत्पादों की विशिष्ट मात्रा की सूचना दी। यह विश्लेषण 80 देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है, जो पशुओं में रोगाणु रोधी उपयोग पर लगातार अद्यतन अपडेट होते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के बारे में जानते हैं। तो देखिए, WOAH OIE के रूप में स्थापित स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौते द्वारा मान्यता प्राप्त मानक निर्धारण निकायों में से एक है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2018 में इसमें कुल 182 सदस्य देश थे। भारत इसके सदस्य देशों में शामिल है। WOAH उन नियमों से संबंधित मानक दस्तावेज विकसित करता है जिसका उपयोग सदस्य देश स्वयं को बीमारियों और रोगजनकों से बचने के लिए कर सकते हैं। उनमें से एक है स्थलीय पशु स्वास्थ्य संहिता। WOAH मानकों को विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता नियमों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मुख्यालय पेरिस है, जो कि फ्रांस में है। रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रोगाणु रोधी उपयोग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक 3 वर्षों में पशुओं में वैश्विक रोगाणु रोधी उपयोग में 13% की कमी आई है। 80 देशों में से एशिया, सुदूर पूर्व, ओशिनिया और यूरोप के 49 देशों में रोगाणु रोधी उपयोग में समग्र कमी दर्ज की गई। इसके विपरीत अफ्रीका और अमेरिकी क्षेत्रों के 31 देशों ने इसी अवधि के दौरान रोगाणु रोधी उपयोग में समग्र वृद्धि दर्ज की। तो चलिए अब हम लोग रोगाणु रोधी विकास प्रवर्तक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, 68% प्रतिभागियों ने विकास प्रवर्तकों के रूप में रोगाणु रोधकों का उपयोग बंद कर दिया है। 26% प्रतिभागियों ने प्रायः उचित कानून या विनियमों की कमी के कारण विकास प्रवर्तकों का उपयोग करना जारी रखा है। सामान्य रोगाणु रोधी विकास प्रवर्तकों फ्लोमाइसिन, बैकिटरेसिन और एविलामाइसिन और टायलोसिन शामिल है, जबकि फ्लेवोमाइसिन और एविलामाइसिन को वर्तमान में मानव उपयोग से बाहर रखा गया है। बैकिटरेसिन को WHO के महत्वपूर्ण रोगाणु रोधी CIA के बीच वर्गीकृत नहीं किया गया है। इनमें से कुछ को CIA या सर्वोच्च प्राथमिकता वाले CIA के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए इसके सिफारिशें के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उपयोग में प्रगति और बदलाव के बावजूद रोगाणु रोधी दवाओं की प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासों को महत्वपूर्ण माना जाता है। नई एंटीबायोटिक दवाई के विकास में
चुनौतियों को देखते हुए मौजूदा एंटीबायोटिक प्रभावशीलता की सुरक्षा को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में उजागर किया गया है। पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए यह निगरानी महत्वपूर्ण है कि कैसे, कब और कौन से रोगाणु रोधी का उपयोग किया जाता है। यह निर्णय लेने की सुविधा प्रदान कर सकता है और इन प्रमुख दवाओं के इष्टतम एवं अस्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने के उपायों के कार्यान्वयन का समर्थन कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग रोगाणु रोधी दवाएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। रोगाणु रोधी दवाएं, जिन्हें सामान्यतः एंटीबायोटिक्स के रूप में जाना जाता है, ऐसे पदार्थ जो बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परजीवी जैसे सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनके विकास को रोकते हैं। इनका उपयोग मनुष्यों, जानवरों और कभी-कभी पौधों में संक्रमण के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। ये दवाएं आधुनिक चिकित्सा में विभिन्न सूक्ष्म जीवों, रोगों को नियंत्रित और समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो चलिए इसके चिंताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज से पहले मामूली रूप में कटने पर भी यह रक्त में संक्रमण या मृत्यु का कारण बन जाता था। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में दुरुपयोग और अति प्रयोग के कारण ये जीवन रक्षक दवाएं अपनी प्रभावकारिता को खो रही है। इस घटना को रोगाणु रोधी प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। यह पशु, मानव या पौधों की आबादी में उत्पन्न हो सकता है और फिर अन्य सभी प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने हेतु पहल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के पहल के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, AMR रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज में प्रयोगशालाएं स्थापित करके AMR निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया है। AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना, यह वन हेल्थ दृष्टिकोण पर केंद्रित है और विभिन्न हितधारक मंत्रालयों, विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था। रोगाणु रोधी प्रतिरोध सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क, इसे देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के साक्ष्य उत्पन्न करने और रुझानों एवं पैटर्न को समझने के लिए वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। AMR अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने AMR में चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाएं विकसित करने की पहल की है। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम ICMR ने अस्पताल के वार्डों और ICU में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग तथा अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए पूरे भारत में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम AMSP शुरू किया है। वैश्विक स्तर पर आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह है। देखिए, वर्ष 2015 में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला WAAW एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य विश्व भर में रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के विकास तथा प्रसार को धीमा करने के लिए आम जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। वैश्विक रोगाणु रोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली। तो देखिए, जागरूकता अंतर को कम करने और सभी स्तरों पहल संबंधी रणनीतियों तैयार करने के लिए WHO ने वर्ष 2015 में ग्लास की शुरुआत की। इसे मनुष्यों में AMR की निगरानी, रोगाणु रोधी दवाओं के उपयोग की निगरानी, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण में AMR से डाटा प्राप्त करके डेटा को क्रमिक रूप से एकीकृत
करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखिए, पशुओं में रोगाणु रोधी उपयोग के लिए वैश्विक डेटाबेस है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सहायता के लिए डेटा तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन वर्ष 2022 में रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 47 देशों ने वर्ष 2030 तक पशुओं और किसी क्षेत्र में रोगाणु रोधी उपयोग को 30 से 50% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई। तो देखिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।